हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ब। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, वाक्य के जिस शब्द से हमें कार्य के करने या होने का बोध हो या पता चले, उसको हम क्रिया कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और आती है, धातु। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। और धातु में उदाहरण भी दे रखे हैं इसमें, जैसे पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ, दौड़, ये सब इत्यादि हमारे ये धातुएं हैं। और जब क्रिया के मूल रूप में जब हम प्रत्यय ना जोड़ेंगे, जो ये क्रिया के मूल रूप हैं, इनमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे ना, तो जब ना जुड़ेगा तो हमारा पढ़ना, लिखना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? क्रिया। और ऐसे ही अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। सबसे पहले एक तो होती है हमारी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है हमारा सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। देखिए, ये सकर्मक क्रिया हो गया और एक ये अकर्मक क्रिया हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को देखते हैं। सकर्मक क्रिया होता क्या है? इसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता रहती है, उसमें कर्म उपलब्ध रहता है। और अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं रहती है। सीधा अकर्मक क्रिया में सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें लिखा है सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण दिया है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमारा कर्म दिया है। आयुष पढ़ रहा है क्या? पुस्तक। पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो इसमें पढ़ना हमारा मूल रूप हो गया, और ये हो गया हमारा कर्म, जो ये कर रहा है। क्या कर रहा है? आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। ये होगी हमारी सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया का एक ये नीचे उदाहरण दिया गया है, तो रमेश सो रहा है। इसमें ये नहीं दिया है कि कहाँ सो रहा है, और केवल ये दिया है सो रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हुई हमारी। और ऐसे ही मान लीजिए, अगर इसमें होता कि आयुष पढ़ रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाती। अगर पुस्तक को हमारा हटा देते यहाँ से, तो अगर यहाँ पे ऐसे ही नीचे वाले वाक्य में देख लीजिए, रमेश सो रहा है, अगर इसमें होता कि रमेश बेड पर सो रहा है या रमेश कमरे में सो रहा है, तो यहाँ पे हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन अभी ये क्या है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए हमारी ये अकर्मक क्रिया हुई। अब उसके बाद आते हैं नीचे विशेष जो दिया है इसमें। सबसे पहले क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी शब्द। उसके बाद क्योंकि उसके रूप में कर्ता या कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, इसमें कर्ता या कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए ये क्रिया हमारी एक विकारी शब्द कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अब आती है नंबर खा। देखिए यहाँ से,
प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया क्या होती है? किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, किसी वाक्य में जब एक ही क्रिया होती है तो उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा सेब लाई, तो इसमें केवल एक ही क्रिया है, तो इसको हम सामान्य क्रिया के नाम से जानते हैं। नंबर 2 आएगा हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हैं। जब 2 क्रियाएं या 2 से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हों, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है मैं यह भार उठा सकता हूँ। वाक्य में लिखा है कि मैं यह भार उठा सकता हूँ, तो इसमें उठाना और सकना ये 2 क्रिया एक साथ कार्य कर रही हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारा संयुक्त क्रिया। अब आती 3rd नंबर आती है हमारी नाम धातु क्रिया। ये आ गई हमारी नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनाई जाती हैं। क्या होता है? कुछ क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए, देखिए उदाहरण में देखिए, इसमें आयुष पाठ दोहराने लगा, तो इसमें आयुष पाठ दोहराने लगा, तो इसमें क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ये जो वाक्य बनते हैं, इसमें हमने एक ही उदाहरण दिया है। उसके बाद 4th नंबर आ गया हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्रिया जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है, लेकिन दूसरे को प्रेरणा देता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, तो वो खुद नहीं पढ़ता है लेकिन दूसरे पर पढ़वाता है। कौन है? राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, तो वो पढ़ाने का कार्य दूसरे पर करवाता है। ठीक है, इसलिए ये हमारी हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। अब है 5 नंबर पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा, तो ये इसने पहले नहाया उसके बाद पूजा की, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हुई। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर आ गया हमारा कृदंत क्रिया। कुछ क्रियाओं का निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर किया जाता है, उसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस ता लगा दिया हमने प्रत्यय, तो यहाँ बराबर पढ़ता हो गया। ठीक है, और उसके बाद पढ़ प्लस आ लगा दिया, तो यहाँ पे उसके बाद ऐसे ही इसमें देखिए पढ़ प्लस कर, तो यहाँ पढ़ा कर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा क्रिया का चैप्टर समझ में आया होगा और समझने की कोशिश भी की होगी आप लोगों ने। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।